तो बच्चों आपका मैकेनिक्स 2 ख़त्म हो गया, मैकेनिक्स 1 ख़त्म हो गया, मैकेनिक्स 2 ख़त्म हो गया। अब आप मैकेनिक्स 3 पढ़ेंगे। नहीं, मैकेनिक्स 1 ख़त्म हो गया, मैकेनिक्स 2 ख़त्म हो गया, मैकेनिक्स 4 ख़त्म हो गया। मैकेनिक्स 4 माने फ्लूइड मैकेनिक्स है। अब क्या शुरू होगा? मैकेनिक्स 3, दिस इज़ द लास्ट वेव मैकेनिक्स। 11th का टारगेट में सब मैकेनिक्स ही मैकेनिक्स है। अब चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें देखो लास्ट में लिखा है मोशन, बीच में लिखा है हार्मोनिक और सबसे पहले लिखा है सिंपल। तो शुरू कहाँ से करेंगे? आखिरी से। पहले हम मोशन समझेंगे, फिर हार्मोनिक समझेंगे, फिर सिंपल समझेंगे, तब पढ़ाना शुरू करेंगे। तो अभी पढ़ेंगे भी, मतलब समझेंगे ज़्यादा। बच्चों मोशन की बात पहले हम करते हैं। आपने मोशन बहुत तरह का पढ़ लिया है, यहाँ पर भी हम मोशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे मोशन 2 तरह का है, एक है पीरियाडिक मोशन और एक है नॉन पीरियाडिक मोशन। अब यहाँ पे मोशन को 2 तरह से क्लासीफाई करेंगे। एक पीरियाडिक मोशन, अब पीरियाडिक मोशन, पहले पीरियाडिक मोशन समझ लो क्या है। ऐसा कौन सा मोशन है जिसे हम पीरियाडिक कहेंगे? तो उसका आंसर है कि अगर कोई भी बॉडी रेगुलर टाइम इंटरवल पर अपने पाथ को रिपीट करे तो उसे क्या कहते हैं? पीरियाडिक मोशन। तो क्या मैं बोलूँगा कि बॉडी रिपीट इट्स ओरिजिनल पाथ। कौन सा पाथ? ओरिजिनल। अब नहीं कि गए यहाँ से सिविल लाइन कटरा होते हुए और लौटे तो बैरहना होते हुए। हाँ, तो गए सिविल लाइन और आए भी, तो पीरियाडिक नहीं है। बोला गया किस रास्ते से गए? तो बोला इधर से। और आए किधर से? उधर से। बोला वे उधर से कैसे आए? इधर से आना चाहिए था ना। तो उधर से आता तब पीरियाडिक होता, उधर से आया तो पीरियाडिक नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि बॉडी रिपीट इट्स ओरिजिनल पाथ। पाथ नहीं, पाथ के पहले ओरिजिनल लगाना चाहिए। केवल पाथ लिखने से काम नहीं चलने वाला है, अपने उसी पाथ से लौटे जिससे वो गया था, तब तो मोशन पीरियाडिक हुआ, और नहीं तो हम पीरियाडिक नहीं कहेंगे। तो बच्चों पहले स्टेटमेंट मैं लिख दूं, बॉडी रिपीट इट्स ओरिजिनल पाथ, इट्स ओरिजिनल पाथ each after equal time interval, each after equal time interval, टाइम इंटरवल बराबर होना चाहिए। तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे पीरियाडिक मोशन। अब जैसे मैंने गया कि मैंने बोला कि यहाँ से सिविल लाइन गया, अलग रास्ते से लौट के आया तो अलग रास्ते से, तो ये पीरियाडिक नहीं होगा। तो तब वो बोलेगा मेरे से कि नहीं, मेरे को बताइए, मैं ऐसे लौट के आया तो मैं पीरियाडिक मोशन कैसे समझूं? तो मैं बोलूँगा कि एक बार तो और इधर से भी जा, तब पीरियाडिक हो जाएगा। नहीं समझे क्या? इधर से गया और इधर से आया तो मैं बोलूँगा पीरियाडिक नहीं है। तो बोलेगा कैसे होगा? मैंने बोला यहाँ तक आ गए, फिर एक बार चल, तब ये गोला वाला पीरियाडिक हो जाएगा। और फिर लौटेगा तो फिर पीरियाडिक हो जाएगा, क्योंकि वो बराबर रास्ता अब दोनों बार चल रहा है। तब टाइम पीरियड ये वाला टी नहीं होगा, बल्कि यहाँ से चलकर यहाँ पे, मतलब जहाँ से चले वहीं पहुँच जाए। सही है? तो पहले भी यहाँ से चला था और यहीं पहुँच गया था, तो पीरियाडिक नहीं हुआ। जब वो फिर से एक बार राउंड करेगा, मतलब दोनों पाथ, उसके मोशन में दोनों पाथ आना चाहिए, ये वाला भी आना चाहिए और ये वाला। जब हम पूरे को ले लेंगे तब क्या हो जाएगा? पीरियाडिक हो जाएगा। तब उसका पाथ क्या हुआ? सर्किल हो गया ना, तो सर्किल में चलने लगा। ऐसे भी जब थ्योरी व्यूरी का सवाल आता है तो ऐसा स्टेटमेंट बना रहता है, तो हमें समझ के बताना है कि रेगुलर पाथ हो और ओरिजिनल पाथ हो, तो ऐसे मोशन को हम पीरियाडिक बोलते हैं।
तो बच्चों पीरियाडिक मोशन अगर आपको समझ आ गया हो तो कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी इसका देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखो मैं लिख देता हूँ। पहला एग्जाम्पल है, ऊपर देखो घड़ी की सुई, घड़ी चल रही है ना, बंद तो नहीं है, चल रही है। अब इसकी घड़ी की कोई भी एक सुई ले लो तो वो क्या करेगा, यहाँ से चलकर यहीं आएगा, यहाँ से चल के यहीं आएगा। तो जो ऊपर की घड़ी है वो पीरियाडिक मोशन है। पहला एग्जाम्पल यही है। दूसरा एग्जाम्पल हमने एक और ले लिया, ये कोई ऑर्बिट है। अब ऑर्बिट देखो कैसा भी हो सकता है ना, कोई ज़रूरी नहीं सर्किल ही हो, कैसा भी हो, बस अपने ऑर्बिट में पूरा कर ले। अब ये ऑर्बिट इसका एलिप्स हो गया और यहाँ पे मान लो कि हमने अर्थ की बात करी, ये अर्थ है। अब देखो अर्थ का मोशन दो तरह का होता है, एक ऐसे चलता है और एक ऐसे चलता है। तो इसका दो मोशन है, इसका टाइम पीरियड T2 होगा और इसका टाइम पीरियड T1 होगा। एक मोशन वो है अर्थ का जिससे कि हर रात का सुबह होता है ना एक मोशन से, और एक मोशन वो है जो हर साल 1 जनवरी आती है। दो मोशन अलग अलग है और ये पीरियाडिक मोशन है। ये भी इसका टाइम पीरियड T1 है, इसका टाइम पीरियड T2 है। ये भी पीरियाडिक मोशन का एग्जाम्पल है क्योंकि अपने पास को बार बार ये रिपीट करेगा। ऐसे बच्चों एक आध और लिख देता हूँ। एक और पीरियाडिक मोशन आप समझ सकते थे, यहाँ पे उसको देखो पहले नंबर पे डाल रहा हूँ। जैसे मान लो कि कोई बॉडी को हमने ले ली और ग्रेविटी में बच्चों जी में इसको मैंने रिलीज़ किया और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूएशन 1 है। तो ये आने का जो टाइम होगा और फिर लौट के जाने का टाइम अलग अलग होगा क्या। अब देखो एक चक्कर ये लगा लिया कि नहीं, और फिर लौटेगा तो फिर ऐसे फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। तो बताओ रेगुलर टाइम में अपने पाथ को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। जहाँ पे कोलिजन टाइम को हम क्या लेते हैं, नेग्लिजिबल। तो ये भी कैसा मोशन है, पीरियाडिक मोशन का एग्जाम्पल है कि नहीं है? ये भी पीरियाडिक मोशन का एग्जाम्पल है, ये भी है, वो भी है। एक और बना देता हूँ। एक आपने पेंडुलम ले लिया, पेंडुलम वाली घड़ी। अब ये भी देखो, इसको थोड़ा सा धकेलो, थोड़ा फोर्स करो तो ये भी बच्चों एक बार उधर जाएगा और एक बार इधर आएगा, तो ये भी मोशन करेगा। ये भी पीरियाडिक है कि नहीं? ऐसे जाएगा ना, ऐसे ऐसे आएगा, ये भी पीरियाडिक है। कितना एग्जाम्पल हुआ? 4 ही हुआ। शुभ होता है ना, एक और ले लो, 5। अब मैंने एक और ले लिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बॉडी है, इसका मास कुछ होगा और मैंने स्प्रिंग लगा दी, एंड इफ़ यू अप्लाई फोर्स, इधर जाएगा। व्हेन यू रिमूव इट, आपने फोर्स हटा दी तो ये वापस लौट आ जाएगा, फिर वो खींच लेगा, फिर ये चलता ही रहेगा। तो ये भी मोशन तो पीरियाडिक है। तो पीरियाडिक मोशन के ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं, जो मैंने 5 एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे दिखाया जा रहा है। बच्चों एक तो पीरियाडिक मोशन है, दूसरा मोशन है नॉन पीरियाडिक। नॉन पीरियाडिक, नॉन पीरियाडिक का मतलब जो अपने पाथ पे ना चले और अगर चले भी तो रेगुलर ना रहे, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन पीरियाडिक। जैसे कोई बच्चा कोचिंग में एडमिशन ले ले और वो कोचिंग में आए ही ना, तो वो नॉन पीरियाडिक हो गया, आता ही नहीं है। 2-2, 4-4 दिन पे एक दिन आ जाता है। और एक दूसरा है कि क्लास 8 बजे स्टार्ट होगी तो एक दिन आ जाता है 7:50 पर, एक दिन आता है 8 बजे, एक दिन आता है 8:10 पर, एक दिन आता डेली है, लेकिन टाइम उसका आने का सही नहीं है, तो वो भी नॉन पीरियाडिक है। एक तो आता ही नहीं है, कभी कभी आता है देखने की अभी क्लास चल रही है क्या, चेक करने आता है, और एक है आता है लेकिन आगे पीछे आता है। तो वो दोनों कैसे मोशन है, नॉन पीरियाडिक। और नॉन पीरियाडिक में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारा ही क्यों इंटरेस्ट हो, उसे मैं देखना भी नहीं चाहता, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए नॉन पीरियाडिक को लिखना भी नहीं है।
तो उसको लिखने के लिए आप क्या लिखोगे कि पाथ इज नॉट रेगुलर, बस। बॉडी चलेगा बट पाथ क्या होगा, इरेगुलर पाथ होगा, नॉन रेगुलर। अब नॉन रेगुलर में बहुत सारी चीज़ आ जाती है, समय भी आ जाता है, सब आ जाता है। तो बच्चों नॉन पीरियाडिक पढ़ना नहीं मेरे को, आगे बढ़ूँगा। अब नहीं पढ़ना तो उसे लिखने की क्या ज़रूरत है, बोलो कि जो वो ना हो वही नॉन पीरियाडिक है, वो ज्वाला मोशन नहीं होना चाहिए बस। चलिए अब आपको पढ़ना है पीरियाडिक मोशन, मोशन में पीरियाडिक मोशन पढ़ना है बस। अब आगे बढ़ते हैं, आप इस मोशन को ध्यान से देखिए, पीरियाडिक मोशन को। ठीक, आप पीरियाडिक मोशन को कैसे पढ़ेंगे उसको अब समझो। पीरियाडिक मोशन कैसे पढ़ेंगे, तो पीरियाडिक मोशन सभी है। इस मोशन को पहचानो, मोशन पहचानो, पहले मोशन पहचानो, पहचानवाता हूँ। ये दोनों मोशन, ये मोशन कैसा है, लगातार चलते जाना, कंटिन्यू मोशन है, लगातार चलते जाना। घड़ी की सुई कभी रुकेगी नहीं और एक ही डायरेक्शन में चलेगी, अर्थ भी कभी रुकेगा नहीं, एक ही डायरेक्शन में चलेगा। तो ये है चलते जाना। और ये भी मोशन है, ये है आना और जाना। तो कोई पूछे पीरियाडिक मोशन कितने टाइप का है, तो दो, एक है चलते जाना और एक है आना जाना। चलते जाना माने कंटिन्यू मोशन और आना जाना माने टू एंड फ्रो मोशन। तो ये मोशन जो है ये वाला, ये कौन सा मोशन है, कंटिन्यू। और ये वाला कौन सा मोशन है, टू फ्रो। दो मोशन है, एक है आना जाना, एक है चलते जाना। ये वाला कौन सा है, ये भी आना जाना है कि चलते जाना है, आना जाना है। इसको बेचारे को किनारे किए हैं अभी। ये भी उसी में है, उसी टाइप का मोशन है ये भी टू एंड फ्रो है, टू एंड फ्रो, टू फ्रो मोशन। तो पीरियाडिक मोशन में दो है। अब देखो ये जो मोशन है ना, चलते जाना, कभी रुकना ही नहीं है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो हम ऐसा पढ़ना चाहते हैं जिसमें आराम भी मिले, ऐसा नहीं मशीन जैसे पढ़ती रहो दिन भर। तो हमें वो मोशन पढ़ना है जिसमें थोड़ा थोड़ा आराम मिले। तो आराम इसमें मिलेगा तब इसे नहीं पढ़ेंगे, जिसमें आराम मिले। इसमें आराम मिलेगा, पहले गया, रुक गया, फिर लौट के आया, फिर रुक गया, फिर लौट के आया। तो आना जाना, बीच में आराम भी कर लेना, यहाँ पे है। इसलिए हम कौन सा मोशन पढ़ने वाले हैं, टू एंड फ्रो मोशन। अब बच्चों एक मोशन मैंने यहाँ से छोड़ दिया, एक उधर मैंने छोड़ा, नॉन पीरियाडिक पढ़ना नहीं, और इसमें जो पढ़ना था उसमें एक मैंने छोड़ा कंटिन्यू मोशन, वो दो छोड़ दिया। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू आपने भी पढ़ लिया ना, वो सैटेलाइट वोटलाइट वाला टाइम पीरियड। अब आप पढ़ेंगे टू एंड फ्रो मोशन। अब आगे बढ़ो। जिसे बोलते हैं आना जाना मोशन। अब ये मोशन होगा, इसमें टू एंड फ्रो मोशन में पहला भी एग्जाम्पल है जो अकेले पड़ा है, और उधर दोनों उधर भी एग्जाम्पल है। तो दोनों तो टू एंड फ्रो मोशन है। अगर पेंडुलम है तो वो भी ऐसे ऐसे चल रहा है, और अगर बॉडी आपने छोड़ा तो वो भी ऐसे ऐसे चल रहा है। इन तीनों को एक साथ क्यों नहीं लिखा, साथ नहीं रहने लायक होगा तभी तो अलग किया है। अब उसमें क्या गड़बड़ी है और उसमें क्या गड़बड़ी है, चलो चेक करके दिखाते हैं आपको। तो टू एंड फ्रो मोशन में बच्चों, जैसे ये वाला हम पहले वाले की बात करें, तो ये बॉडी यहाँ पे है, मान लो कि ये बॉडी यहाँ पे है और ये ऊपर जा रहा है, जा रहा है ऊपर। तो जा रहा ऊपर, जा भले रहा है, लेकिन एक फोर्स लगा है, और वो कौन सा फोर्स है, mg। और ये क्या कर रहा है, इसको लौटाने का प्रयास कर रहा है। फिर ये ऊपर चला जाता है, तब भी mg लगा हुआ है। यहाँ पे आता है, रुक जाता है, ये रेस्ट में है, लेकिन यहाँ पर भी फोर्स क्या लगा है, mg। अब ये यहाँ पे है तब भी mg लगा है, यहाँ पे है तो भी mg लगा है। फिर लौट के जब यहाँ पे आता है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो
तो भी mg लगा है। तो एक तो बात ये समझ में आ गई कि जो फोर्स mg है वो हमेशा उसे लौटाना चाह रहा है। फोर्स mg जो लगा है वो कभी इसको नहीं चाहता कि ये दूर जाए। mg हमेशा क्या चाहता है कि वो अर्थ पे रहे। अर्थ की ग्रेविटी है तो अर्थ पे रहे, वो हमेशा चाहता है अर्थ पे रहे। इसका मतलब इस फोर्स का नेचर क्या है, उसको दूर भेजने का कि उसे लौटाने का? लौटाने का। और जो लौटाने का नेचर है, इसका मतलब वो लौटाने का प्रयास कर रहा है, तो उसको इनिशियल कंडीशन में लाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? रेस्टोरिंग, रीस्टोर, दोबारा से स्टोर करे, दोबारा से लौटाए, तो इसके फोर्स को क्या कहेंगे? रेस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे जो रेस्टोरिंग फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स, ये mg है, लेकिन यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। माइनस का मतलब ही होता है रेस्टोर। अगर हम रेस्टोरिंग फोर्स लिखेंगे तो mg लिखेंगे, और अगर फोर्स लिखेंगे तो माइनस mg लिखेंगे। माइनस क्या बता रहा है कि ऑलवेज ट्राई टू रिटेन देयर ओरिजिनल पोजीशन। हमेशा वो ट्राई कर रहा है वापस लौटाने का, कहाँ? ओरिजिनल पोजीशन। अब ये फोर्स जहाँ पे लगा है, फोर्स जहाँ दिखा रहा है कि तेरे को यहीं रहना है, उसी को हम क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। इसका मतलब बच्चों ये फोर्स है माइनस mg। हम ये माइनस बोल रहे हैं कि अपोज करने वाला फोर्स है। और ये जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है, ये बदलने वाला नहीं है। और ऑलवेज हमेशा किधर लगा है? ऑलवेज हमेशा एक ही तरफ लगा है, और जहाँ पे वो लगा है वहीं लाना चाहता है हमेशा उसको, इसलिए उस पोजीशन का नाम क्या पड़ा? मीन पोजीशन। ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, वो मीन पोजीशन पे लाना चाहता है। तो फोर्स हमेशा किधर काम करता है? मीन पोजीशन की ओर। फोर्स कितना है? माइनस mg है। बस इस फोर्स में एक ही गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? जो कांस्टेंट है। देखो इस फोर्स में गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? जो कांस्टेंट है ये गड़बड़ी है। फिजिक्स में ये कांस्टेंट होने से गड़बड़ हो गया इसके साथ। अब ये कांस्टेंट होने की गड़बड़ी क्या है आपको मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए कि जब घर से बच्चा पढ़ने जाता है तो पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है तुम जहाँ भी रहो जाओ, पढ़ो लिखो, जो करना है करो, लेकिन 8 बजे घर के अंदर, ये इंस्ट्रक्शन कह के भेजा गया कि 8 बजे घर के अंदर। अब उस बच्चे का एक दिन 8:05 हो गया, तो गार्जियन बोले कि 8:05 हो गया, क्यों? तो बोला कि आज थोड़ी सी क्लास छूटने में लेट हो गई थी। बोले चलो ठीक है जो भी हो, अब 8 बजे घर के अंदर रहना है। बोला हाँ ठीक है। दूसरे दिन अब 8:15 हो गया। बोले कि क्यों 8:15? तो बोला आज दोस्तों के साथ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था। बोले जो भी है ठीक है, लेकिन 8 बजे घर के अंदर। वो समझ गया बच्चा कि ये इतना ही बोलेंगे, 8 बजे घर के अंदर, बस। अब अगले दिन 8:30 हो गया। बोले क्यों इतना देर हो गया? तो बोले किताब की दुकान पे गए थे, किताब देख रहे थे। और बोले जो भी हो 8 बजे घर के अंदर। वो समझ गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना ही बोलना है। अब अगले दिन 10 बजे आया। हाँ, बोले कहाँ गए? बोला दोस्त का बर्थडे था, उसके यहाँ चले गए थे। बोले अच्छा जो भी हो घर के अंदर 8 बजे। अब अगले दिन आया ही नहीं। अब 8 बजे घर के अंदर। तो ये क्या है? उस फोर्स ने उस बच्चे को क्या किया? लापरवाह बना दिया कि नहीं? अब देश का एक इंसान बेकार हो गया कि नहीं? देश बेकार हुआ कि नहीं? देश, आप अच्छे हैं खराब हैं, वो देश पे उसका असर पड़ रहा है। हमारे देश के सभी लोग देश को बनाने के लिए काम करते हैं। अब एक आदमी तो देश को बिगाड़ने का काम कर रहा है। अब जब खुद ही नहीं बन सकता तो देश को क्या भी बनाएगा? अब खुद ही अगर बिगड़ गया तो देश खराब हुआ कि नहीं? अब उसका बोझ पड़ा, लोड पड़ा कि नहीं कंट्री के ऊपर? पड़ रहा है कि नहीं लोड? जितने बेकार लोग हैं उनका लोड कहाँ है? कंट्री के ऊपर है ना। लोगों से टैक्स लेके उनको खिलाया जाता है कि नहीं? अब अगर वही खाते अपने से, वो अपने पैर पे होते तो उतना पैसा बचता तो और पुल उल बनता कि नहीं बनता? मेट्रो बनता कि नहीं बनता? हाँ,
तो कैसे बन पाएगा बताइए। जब ज़्यादा लोग बेरोजगार रहेंगे, तो जब देश में भूखमरी रहेगी, खाना ही नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ विकास क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए पहला क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड। सरकारी नौकरी माने नौकर ना बनना, वो अच्छा है, नौकर मत बनो, और बनो तो प्रशासन में जाओ, देश के बनाने में लगो, और या तो खुद अपना काम करो और अपने काम में हज़ारों लोगों को रोज़गार दे के उनका भी जीवन संवारो। यही है देश का कल्पना, यही है इमेजिनेशन। और अगर ऐसा हो जाएगा तभी आपका भारत विकसित भारत बनेगा, नहीं ऐसे पीछे होते चले जाओगे, क्योंकि देश आपका है, बनाना आप ही को है। आप अपने लिए सोचोगे तो कभी अच्छा नहीं कर पाओगे, 10 लोगों के लिए सोचोगे तो शायद आप अच्छा करो। इसलिए हर जिम्मेदार इंसान अच्छा होता है। जितने जिम्मेदार इंसान होते हैं देखिए वो अच्छे होते हैं, और जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं देखिए वही बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने वाला इंसान कौन है? जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई लाइबिलिटीज ही नहीं है। इसलिए पेरेंट्स को हर को जिम्मेदारी देना चाहिए कि तेरा ये काम है, तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, तो वो कभी बिगड़ नहीं सकता। जानते रहो, भविष्य में काम आएगा। अब यहाँ पे जो मैं क्या बता रहा था कि ये वाला जो फोर्स क्या है उसको क्या बना दिया? लापरवाह। अभी लापरवाह हो गया, इसलिए ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया। तो मोशन कौन सा हो गया? ये ऑसिलेटरी मोशन। तो टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है तो टू एंड फ्रो मोशन ही। लेके बैग कोचिंग में ही जाता है, लेकिन नीट और आईआईटी का रिजल्ट नहीं ला पाया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कभी फोर्स बदला ही नहीं, बस इतना ही फोर्स लगा कि जाना है, बैठना है, क्लास में सुनना है और आना है, बस। कभी ये नहीं समझ आया कि जो पढ़ चुके हैं वो मेरे को भूला कैसे। वो भूलना नहीं चाहिए, भूलना तो बहुत बड़ा लॉस है। आप आगे पढ़ो मत, बल्कि ठीक है, लेकिन जितना पढ़ो वो तो याद रहे। और अगर आपने 10 बात पढ़ा, 10 बात भूल गए, अगला 10 बात पढ़ोगे तो भूला बिसरा सब बराबर 0 ही तो हो गया। इसका मतलब आपकी पोजीशन आज भी वही है जहाँ से आप चले थे, कोई चेंज ही नहीं हुआ। कम से कम दिमाग में ये बात रहेगा तो फोर्स तो लगेगा। हम ज़्यादा पढ़ना तो शुरू कर देंगे, एग्ज़ाम के टाइम में हम ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना तो शुरू करेंगे। ज़्यादा समय एग्ज़ाम के नज़दीक बच्चे क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि मैं इतना भूल गया, अब उसको भी पढ़ना है, सर आगे पढ़ा रहे हैं उसको भी पढ़ना है, और ना भूलूं इसका भी उपाय करना है। इसलिए वो लगातार 18-18 घंटे बैठा रह जाता है। यही वजह है, क्योंकि वो वेरिएबल फोर्स लग रहा है, वो रिजल्ट ला देगा। और एग्ज़ाम के नज़दीक भी वो 12 घंटे सो रहे हैं, समझ लो कि इधर वाले हैं, वो ऑसिलेशन ही करेंगे जीवन भर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? टू एंड फ्रो मोशन अंडर कांस्टेंट, अंडर कांस्टेंट। कौन सा फोर्स बच्चों? अंडर कांस्टेंट रेस्टोरिंग फोर्स, अंडर कांस्टेंट रेस्टोरिंग फोर्स। इस मोशन को हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अगर अब कोई आपसे पूछे ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल बता पाओगे? बता लोगे? ऐसे सारे मोशन हैं जो फोर्स कांस्टेंट है, वो सब ऑसिलेटरी मोशन है। टू एंड फ्रो भले है, लेकिन वो ऑसिलेटरी है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला बात आता है, ये पहला वाला हो गया। आप उधर वो पेंडुलम वाली बात सोचो, आप पेंडुलम वाली बात। अब उधर मैं ले चल रहा हूँ बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। देखो जैसे ये पेंडुलम है यहाँ पे इस जगह, तो इस पे फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे mg लगा हुआ है। अब इसको मैंने थोड़ा आगे ले गया, यहाँ पे ले आया, यहाँ पे भी फोर्स क्या लगा है? mg लगा हुआ है, और ये एंगल थीटा हो गया। अब इस mg को रिजॉल्व करोगे, अब एक कंपोनेंट यहाँ आ गया, इतना आ गया mg साइन थीटा, और ये जा किधर रहा है? इधर, और फोर्स लग गया mg साइन थीटा। तो बताइए इसके मोशन का विरोध हो रहा है कि नहीं? कौन कर रहा है? mg साइन थीटा। ये मान लो इधर आ भी रहा हो तो भी फोर्स किधर लगा है? mg साइन थीटा। जा रहा है तो भी ये कहता है कि तुम इधर आओ, और आ रहा है तो भाई अच्छी बात है, इधर ही आओ।
इसका मतलब फोर्स हमेशा किधर लगा है, एक ही डायरेक्शन में, कि डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या एक ही तरफ है, फोर्स एक ही तरफ लगा है कि बदल रहा है डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स हमेशा क्या चाह रहा है, मेन पोजीशन पे आना। फोर्स क्या चाह रहा है, मेन पोजीशन पे आना। तो फोर्स हमेशा मेन पोजीशन पे लाना चाहता है। इसका मतलब फोर्स चाहे इधर से चाहे इधर से, लेकिन उसका डायरेक्शन केवल क्या है, मेन पोजीशन पे। इसका मतलब फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मेन पोजीशन। ये बात समझ में आई? चाहे लेफ़्ट से फोर्स लाए और मेन पोजीशन पे, चाहे राइट से लाए, लेकिन वो लाना कहाँ चाह रहा है, उसका टारगेट तो एक ही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मेन पोजीशन, फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मेन पोजीशन। टुवर्ड्स मेन पोजीशन। अब बच्चों मेन पोजीशन है क्या? यहाँ पे मेन पोजीशन कौन सा चीज़, कौन सा पोजीशन मेन है इस जगह? मान लो आपसे कोई टीचर ही पूछ लिया कि बताओ यहाँ मेन पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे मेन पोजीशन यही लाइन है। ये लाइन, ये जो लाइन है, ये कौन सा पोजीशन है, मेन पोजीशन है, इसी लाइन की तरफ। अब अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे फोर्स mg है, तो बताओ इस लाइन की तरफ यहाँ पे फोर्स क्या है, 0 हो गया, क्योंकि वो मेन पोजीशन पे है तो क्या फोर्स लगाएगा। अगर आप रोज़ अपने आप टाइम पे पढ़ते लिखते हो तो घर के लोग क्यों आपको डांटेंगे? अगर आप क्लास में अच्छे से पढ़ते हो तो टीचर आपको क्यों डांटेगा? तो अगर वो मेन पोजीशन पे है तो फोर्स क्यों लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन जब ये दूर जाने लगेगा तो एंगल बढ़ने लगेगा, और एंगल बढ़ने लगेगा तो फोर्स भी बढ़ने लगेगा। इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट हो गया कि वेरिएबल। अब बच्चों यहाँ पे फोर्स जो लिखा गया -mg sin थीटा, माइनस माने लौटाने का उपाय कर रहा है, ट्राई कर रहा है लौटाने का, और यह प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, sin थीटा। इसका मतलब ये वेरिएबल फोर्स है कि कांस्टेंट? ये वेरिएबल फोर्स है, ये वेरिएबल। अच्छा अब आप ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों लोग, अगर ये मान लो ये दूरी x है और ये लेंथ l है मान लो, तो प्रोपोर्शनल टू sin थीटा भी लिख सकते हैं आप, और थोड़ा सा बदलते हुए लिखें आप। बताओ बच्चों sin थीटा की वैल्यू क्या होगा, कोई बता दो। sin थीटा होगा x/l, तो mg/l ठीक है। x देखो ये साफ साफ दिख रहा है कि x बढ़ेगा, मेन पोजीशन से दूरी बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना, ये नहीं समझ आ रहा? तो बताओ फोर्स कांस्टेंट दिख रहा है कि वेरिएबल? और फोर्स घट रहा है या बढ़ रहा है दूर जाने पर? जैसे जैसे दूर जाएगा मेन पोजीशन के, वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये वेरिएबल फोर्स है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू एंड फ्रो मोशन अंडर वेरिएबल फोर्स। अब ये वेरिएबल फोर्स क्या कर पा रहा है, कांस्टेंट वाला क्या किया आपने देखा कि आदत बिगाड़ दिया। अब ये देखो क्या कर रहा है, 8:05 हो गया, दूसरे गार्जियन है, तो पहले बड़े प्रेम से वाके बैठेंगे, बोलेंगे आज कैसे लेट हो गए थे, बोलेगा कि अच्छा सर क्लास लेट में छोड़े थे, बोले यही बात है, बोलेगा हाँ यही बात है, बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे कोचिंग में बात कर लेंगे कि 8 बजे तक छोड़ दिया करेंगे। ये ऐसे बोलेंगे आराम से, बोलेंगे ठीक है। चलिए वो कोचिंग में फ़ोन भी कर लिए कि सर 8 बजे छोड़ दिया करिए, बच्चे दूर से आते जाते हैं और रास्ता वास्ता ठीक नहीं है, तो चलिए टीचर बोलेगी हाँ ठीक है 8 बजे में छोड़ दो। टीचर बोले मैं 8 बजे छोड़ ही देता हूँ, मैं 8 बजे से आगे तो 1 मिनट होता नहीं बल्कि 4 मिनट पहले ही छोड़ देता हूँ। टीचर कहाँ पढ़ाना चाहते हैं ज़्यादा, वो तो चाहते हैं जल्दी छोड़ो जाओ तो बोले कि हम तो छोड़ ही देंगे, बोला ठीक है। और दूसरे दिन 8:10 हो गया, अब फिर वो आराम से बोले कि अब आराम से बोलेंगे उस दिन तो तुमने बोला था कि टीचर की प्रॉब्लम थी, आज किसकी प्रॉब्लम है? हाँ तो बोलेगा आज दोस्तों के साथ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था। बोले सुनो एक बार ध्यान सुन लो, मैंने क्या बोला है 8 बजे आना है ना, अब वो बदलना नहीं कि तुम्हारी कोई प्रॉब्लम मैं सुनूंगा नहीं और बाल उखाड़ के मारूंगा अगर अब दोबारा लेट हुए तो। अब फोर्स बढ़ाया कि नहीं? अब इसके बाद 8:30 हो गया, बोले मैं सुनना ही नहीं चाहता कि तू क्या बोलेगा, भाई बोलना बंद, चुप। अब बता तू आया क्यों लेट? हाँ धक्के मारा, खींच के दिया 2 चाटा। अब वो समझ गया बच्चा कि यहाँ कुछ भी हो सकता, बोले अगली बार लेट हुए तो घर के अंदर आने नहीं दूंगा, और संयोग से 9 बज गया।
अब इसके बाद वो बोला कि अब कुछ नहीं, मैं तुम क्या करते हैं मेरे को नहीं पता है, चल बाहर बैठ। टट बैठा दिया बाहर, दरवाज़ा बंद। बोला कि घुसने नहीं दूंगा घर के अंदर। अब वो 12-1 बज गया रात, बिना खाए पिए बैठा है। तो लोग बोले कि घर के और लोग, अच्छा चलो लेकिन समझ लो क्यों ऐसा करते हो, कि ऐसा सब होता है। अब बताए उसको हिम्मत पड़ेगी 8:01 हो जाए, क्योंकि वो जान गया कि अब कुछ भी हो सकता। अगला यही कि घर से बाहर कर दिया जाएगा। तब वो क्या किया, उसको रेगुलर कर दिया कि नहीं। इसीलिए डिसिप्लिन और अनुशासन बड़ा ज़रूरी है। पहले टीचर के हाथ में छड़ी होता था तो हर बच्चा विद्वान होता था। अब टीचर के हाथ से छड़ी हट गई, हर बच्चा मूर्ख हो गया और वो बेकार होता चला जा रहा, देश भ्रष्ट होता चला जा रहा है। स्थिति ये है कि क्लास 8 तक के बच्चों का टेस्ट ही नहीं लिया जाएगा, उनको वैसे ही पास करो। इतने गधे हो गए कि वो टेस्ट ही नहीं दे सकते। टेस्ट देंगे तो फेल हो जाएंगे, इसीलिए तो बोला जाता है पास हो जाओ। आखिर किसी को बोला जाता है कि टेस्ट मत दो, पास कर दो, क्यों बोला जाता है? यही जानते हैं ना कि पास ही नहीं कर पाएगा। तो पहले ये पास ही नहीं कर पाएगा तब क्या होगा, इसलिए ऐसा हो गया। अब बच्चों को, छोटे बच्चों को देखिए मोबाइल खिलाते, मोबाइल देखो। अबे पहले उसको कॉपी किताब दो, ना पढ़े तो मारो मुंह पर 4-5 चाटा खींच कर, इसके बाद वो सुधर जाएगा कि नहीं। हाँ, उसको प्यार करो, दुलार करो, लेकिन पढ़ने के लिए करो। उसका रास्ता बिगाड़ने के लिए क्यों कर रहे हो? बनाने के लिए करो कि उससे तुम्हारे घर का, तुम्हारे देश का, समाज का मान सम्मान बढ़े, ऐसा बनाओ। ऐसे लोग भी भ्रष्ट हो गए हैं। चलो एनीवे, अब बच्चों मैंने क्या बताया, फोर्स कैसा हो गया, वेरिएबल फोर्स हो गया। अब यहाँ पर